हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। और मैं पुरुषोत्तम भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस एंड द डाउटनेट। तो बच्चे, आई एम अ बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर और इंट्रोडक्शन में हर बार देता हूं एंड आई हैव बीन टीचिंग पास्ट 7 इयर्स ताकि आप मुझे और अच्छे से जान सके। तो बच्चे, आज का जो ये लेक्चर हमारा है, हमने किस पे फोकस किया है? बेसिकली एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो पढ़ा था मैं लास्ट क्लास में, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस और डेप्थ में जाकर देखेंगे, बट मैं इस लेक्चर में चाहूंगा कि आपने जो पढ़ा उस कंसेप्ट को कैसे आप अप्लाई करेंगे वो मेरे साथ आप सीखे आज आज वाले लेक्चर में। ठीक है। अब बीइंग लेक्चर 5 ऑफ द रोटेशनल मोशन, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो एल वेक्टर लिखते हैं दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और ये आपके मॉडल का स्नैपशॉट लिया है मैंने, जहां पे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हैं, तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वहां से आप क्या बोलेंगे भैया? इट विल बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है। यानी अगर आप इसको एक ग्राफिकल वे में दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे भैया अगर ये आपका ग्राफिकल वे में आप दिखाना चाह रहे हो तो ये कोई पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन है ना, और ये कोई पॉइंट मेरा पी है जिसके अबाउट कुछ इधर की तरफ एक मोमेंटम जो बॉडी है, या फिर ये बॉडी जिसका मास m है, उसकी v वेक्टर वेलोसिटी इस तरफ है, इसका मास m है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम विल बी m इनटू v वेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब इससे आप इसको देखेंगे तो दिस वन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ r वेक्टर। ओके, सो व्हाट इज योर l वेक्टर? इट इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो आर की तरफ राइट हैंड बढ़ाकर वी की तरफ मतलब पी की तरफ मोड़, तो ये सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे थे, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे थे, या फिर आप ये बोल रहे थे कि भैया जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो बाहर की तरफ होगा, और जो भैया क्लॉकवाइज रहेगा तो इसको जो एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ यानी जेड एक्सिस, इसको हम ट्रीट कर रहे थे प्लस की तरफ। तो ये तीनों एक ही चीज है। अगर क्लॉकवाइज है तो इसको आप देखोगे कि अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस, एंड वी विल ट्रीट एज अ नेगेटिव। तो तीनों में से कोई भी नोटेशन आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। सो एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और आर क्रॉस पी को एज अ वेक्टर प्रोडक्ट आप क्या लिख सकते हैं कि भैया एल वेक्टर जो आपने लिखा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इट इज आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, and what is rp sine theta? Basically it is m into v into r sin theta n cap। और r sin theta का मतलब क्या हुआ? what is the meaning of r sin theta? Basically m into v into r परपेंडिकुलर, जहां पे r परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, जो यहां मैंने लिखा r परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम o या फ्रॉम द ओरिजिन। और फॉर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल आपको पता है कि वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, कभी भी मोमेंटम आप देख लो। तो सर्कुलर मोशन वाले केस में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप लिख सकते हैं दैट एल इक्वल्स टू एम वी आर। ठीक है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, समझते हैं कि जो पढ़ा उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इसमें आप क्या बोलेंगे? पहला क्वेश्चन पढ़े। A body of mass m is moving with constant velocity along a line parallel to the x-axis। ठीक है। अवे फ्रॉम द ऑरिजिन कैलकुलेट्स इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। तो सबसे पहले यहां पे देखो बेटा कि आप जब उस पॉइंट ऑरिजिन से अगर इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर आर बनाते हैं, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं कि भैया ये जो ओ आर परपेंडिकुलर होगा दैट मस्ट बी द ऑरिजिन से वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, जो कि यहां पे कितनी है? आर परपेंडिकुलर विल बी ओ ए फॉर द गिवन केस। अब अगर इसको हम सॉल्यूशन देखें तो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू origin कैन बी रिटन एज आर क्रॉस पी यानी एम वी आर साइन थीटा, और आर परपेंडिकुलर कितना? ओ ए।
सो m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज ओ, डायरेक्शन दिखा है तो डायरेक्शन कैसे दिखोगे? तो आर, ये जो पॉइंट है इस पे ओ से वी की तरफ राइट हैंड घुमाइए और उसको कर्ल कीजिए। देखिए बेटा क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो बेसिकली इसका नोटेशन जो मैंने लिखा था ऊपर तीनों हो सकता है, या तो आप क्लॉकवाइज दिखा दीजिए, या आप बोलिए कि क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा तो इसको आप क्रॉस दिखा दीजिए, या फिर आप अंदर की तरफ बाहर की तरफ एक्स वाई जेड हमेशा बाहर वाला होता है तो इट विल बी माइनस के कैप। तो इन तीनों में से कोई भी नोटेशन दिखा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड मुझसे पूछे तो इट विल बी एम वी इंटू ओ ए। ओके बच्चे, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 39। एक पार्टिकल ऑफ मास दिस वन इज मूविंग अलोंग विथ लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 2 विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। तो अगर सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन जो y इक्वल टू x प्लस 2 है ये बनेगा कैसा, तो देखते हैं पहले लाइन का इक्वेशन कैसा बनेगा। अगर ये मेरा लाइन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो y इक्वल्स टू x प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट देखो ना कहाँ सेटिस्फाई करेगा, तो x 0 डालो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी अगर मैं ये मार्किंग देखूं तो ये यहां से पास करेगा कहां से 0,2। अच्छा y 0 डालो तो x कितना आ जाएगा -2, y 0 डालो तो x आ जाएगा -2। इसका मतलब ये कहां से पास करेगा, ये कुछ यहां से पास करेगा विच इज -2,0। और आप अगर यहाँ पे अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, यहां से इस पॉइंट से मतलब पास होता हो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पे और मॉडिफाई करना पड़ेगा, बेसिकली ये वाला ऐसा बनेगा उससे पास होता हुआ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ये जो दो पॉइंट्स मैंने बनाए ये इससे पास करेंगे, चेक भी कर सकते हो रिजल्ट, 0,2 डालो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो x जब 0 डालोगे और y 2 डालोगे तो LHS सारे से सेटिस्फाई कर रहा है, y को डाल दो 0 और x की वैल्यू -2 हो गई, सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। नाउ अगर आप इस कंडीशन में है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड यानी इसी में कहीं इधर डायरेक्शन तो दिया नहीं है, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, तो चलो ठीक है मैं इधर बोलो कि मान लो इधर ही जा रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, इट मस्ट बी एम वी आर परपेंडिकुलर। अब बोलोगे भैया आर परपेंडिकुलर कहां से लाए, तो कुछ नहीं बेटा, यहां से बेसिकली यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इट इज इक्वल्स टू, किसी भी लाइन का इक्वेशन का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इट विल बी, आप उसमें उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, डालिए वैल्यू, ऑरिजिन की वैल्यू इक्वेशन डालेंगे 0 माइनस 0 प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ रहा है बेटा, योर रिजल्ट विल बी 2 अपॉन √2 विच इज √2। सो आर परपेंडिकुलर कितना आ गया, √2 आ गया। यहां से आप बोले तो क्या बोलेंगे कि भैया मास कितना है 1, वेलोसिटी है 2 और आर परपेंडिकुलर कितना है √2, तो हाउ मच यू विल बी गेटिंग 2√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का इनटू मीटर। सो यहां से क्या आ गया बेटा 2√2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेसिकली यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां से आप बोले तो भैया यूनिट क्या होगा, तो यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो ये जो वैल्यू आई, अब डायरेक्शन भैया वेक्टर में लिखोगे, डायरेक्शन पूछा ही नहीं ना, मैग्नीट्यूड पूछा, डायरेक्शन दिया भी नहीं, निकालोगे कहां से यार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको प्रोजेक्ट किया आपने विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है
और आप बोलोगे भैया अगर मैं एफ बनाऊँ इसका, बेसिकली एफ इसका मोशन बॉडी का दिखाऊं, तो यहाँ से अगर आपने फेंका तो इसका पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और बोलोगे भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो अगर यहाँ से आपने इधर फेंका है v से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो टॉप मोस्ट में इधर की तरफ v cos 45 डिग्री ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, नाउ हाउ मच दैट विल बी, इट विल बी v अपॉन √2। अब देखो ध्यान से, मुझे किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी मुझे इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट कौन सा पॉइंट, अबाउट पॉइंट ओ। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे भैया इस वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो मैं बोलूंगा वो क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो ये वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं तो वही देखते हैं ना कि आर परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी वेक्टर का क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस पॉइंट से। तो यहां से अगर देखिए तो इट विल बी हाउ मच, एम वी बाई √2 इंटू आर परपेंडिकुलर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और अगर ये समझ में आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं कि भैया इट विल बी m इंटू वी बाई √2 इंटू आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सो आर परपेंडिकुलर विल बी, इट विल बी h। और h की वैल्यू पता है आपको, इट इज हाउ मच, h की वैल्यू क्या होती है याद कीजिए, इट इज मैक्सिमम हाइट विच इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहां से क्या आ गया आपका v स्क्वायर इंटू 1/√2 साइन 45 है ना का होल स्क्वायर अपॉन 2g। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, mv/√2 इंटू वी स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर इज 1/2। सो व्हाट इज द रिजल्ट यू विल बी गेटिंग, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा mv³ अपॉन 4√2g। समझ में आया, आई होप इट इज क्लियर। तो मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट से आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन आपसे पूछता हूं, फिर से देखो उस पॉइंट की तरफ राइट हैंड एक्सटेंड करके घुमा लो, आपको यहां भी आपको कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा। सो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज। देखो डायरेक्शन पूछ नहीं रहा है बट मैं निकाल रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भैया अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का निकालना है तो बेसिकली इट इज द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट दैट गिवन एक्सिस, ठीक है। तो जैसे मैं ये बोलूं कि कोई भी रैंडम बॉडी है ना, कोई भी रैंडम शेप का मैं बॉडी ले रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा एक एक्सिस अपने चूज किया है, ये रहा, और इसके बेसिस पे मुझे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मास m1 है, मेरा मास m2, ऐसे ऐसा मेरा mn मास तक मेरा दिया हुआ है। और इसमें ये बोला हुआ है कि जो m1 वाला मास है, m1 वाला मास है उसकी डिस्टेंस r1 है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम मुझे इस बार किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। मान लेते हैं इस बार मैं एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मुझसे ये बोला जाए कि इस वाले कंडीशन में ही कि ये आपका जो बॉडी मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना, इस पर्टिकुलर बॉडी को लेके आपको समझाता हूँ। जैसे ये मैंने रैंडम बॉडी बनाया, मैं क्या करता हूँ कि इसके क्रॉस एक एक्सिस दे देता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस फिगर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग
कि जो m1 मास है उसका r1 डिस्टेंस है किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का r1 है एक्सिस रोटेशन से, और वहां पे उसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, ठीक है। अब यहां से अगर बोले आप कि जिसका मास m2 है उसका रेडियस r2 है और वेलोसिटी v2 है, और ऐसे ही करते आप ये बोले कि भैया जिसका mn है उसका rn डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन से और उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी है vn। तो अब मुझे अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालना है तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम of the system will be equal to how much? So basically it is sum of the moments of the constituent particles. So r क्रॉस p आप कर रहे हैं तो बेसिकली r क्रॉस p का मतलब क्या हुआ, बेसिकली किसी के साथ r क्रॉस करते हैं, r वेक्टर लगाते हैं तो वहां आता है मोमेंट ऑफ, जैसे for torque is how much, what I have written about torque, r vector cross f vector. So moment of force is torque. L vector is r vector cross p vector. So moment of momentum is defined as linear momentum, sorry angular momentum. तो वैसे यहाँ पे linear momentum of the system देखो तो basically this will be the sum of the moment of momentum of the constituent particle about the given axis. ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने. So it is basically the sum of moment of momentum of किसका, constituent particles of, कौन सा पार्टिकल, जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं. So of constituent particles about given axis, कोई भी given axis है उसके क्रॉस बात हो रही है. तो अगर सब ऑफ मोमेंटम आप यहाँ पे देखें तो अब आप ये बोलेंगे कि इस कंडीशन में अगर वो ऐसे घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन या फिर उस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, देन एवरी मास एसोसिएटेड इन दैट विल रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है. तो यहां से जो कंसेप्ट देखा मैंने इस जो अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं कि m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 अप टू mn vn rn. आई होप यू गॉट द पॉइंट टू हियर. और अब मैं अगर बोलूं कि मुझे पार्टिकल v1 की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि v1 इज हाउ मच, उसकी डिस्टेंस क्या है r1 और ओमेगा से घूम रहा है. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि भैया v1 विल बी r1 ओमेगा, v2 विल बी r2 ओमेगा, वैसे ही vn विल बी rn into ओमेगा. ओके. और अब मैं अगर रिप्लेस कर दूं यहाँ पे वैल्यूज को तो क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज, जो ये मैंने पॉइंट लिखा आपके लिए, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, जो ऊपर वाला स्टेप था हमारा तो उसको मैं बॉक्स में डालता हूं ताकि आपको ध्यान रहे. नाउ अगर मैं यहां से बात करूं तो m1 v1 r1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज m1 v1 को r1 ओमेगा, यहां से क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा. तो दिस इज द वे जहां पे आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं किसी का भी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा क्यों लिखा मैंने कि ओमेगा से अगर घूम रहा है और उसकी डिस्टेंस r1 है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, अभी हमने पढ़ा था. अब यहां से मैं अगर ओमेगा कॉमन ले लूं तो बेसिकली क्या कहना चाहूंगा मैं, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, जो आपने ये लिखा है यही आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सो L कैन बी रिटन एज हाउ मच, इट कैन बी रिटन एज I इंटू ओमेगा. आप बोलोगे भैया I इंटू ओमेगा जो आपने लिखा इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई कीजिए, तो मैं बोलूंगा कि इस केस में जो ओमेगा होगा वो उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
and what is the value meaning of I? I is the moment of inertia about that axis. About given axis, जो भी given axis है उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़िए। अब आपको बताना चाहूंगा मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? तो मैं ये बोलता हूँ कि एक रिजिड बॉडी ले लीजिए जिसके यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ईच ऑफ द पार्टिकल हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी। ये बिल्कुल सही बात है, अगर एंगुलर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो बेसिकली हर एक की सेम होगी और हर एक का मास m1 है, डिस्टेंस r1 है, v1 उनकी लीनियर वेलोसिटी होगी, तो v1 की वैल्यू r1 ओमेगा होगी, v2 की r2 ओमेगा होगी। ये तो अभी तक बिल्कुल पढ़ लिया। अब जो पिछला एक्सप्रेशन है उसी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन? तो यहां तक मैंने क्यों कह सकती हूँ कि सिमिलर चीज यहां हमने देखी रखी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन? पार्टिकल वन का क्या हो जाएगा? तो भैया इट विल बी हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू m1 इंटू v1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? सो इट विल बी रिटन एज r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली मैं काइनेटिक एनर्जी अगर 2 का लिखूं तो हाफ m2 v2 स्क्वायर विल बी हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ऐसे ही मैं अगर सम करके देखूं यहाँ पे तो क्या बोल सकता हूँ कि भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द n, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम एन इंटू वी एन स्क्वायर एम्प्लॉयज दैट इज आर इक्वल टू हाफ एम एन आर एन इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? विच विल बी इक्वल टू हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अब मैं अगर इस पूरे का सम कर दूं, ये क्वेश्चन है आगे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अगर इस पूरे का सम कर दूं जो अभी तक लिखा, तो नेट काइनेटिक एनर्जी की बात अगर करूं तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे कौन सा होगा? इट विल बी विच काइंड ऑफ थिंग? इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 2 अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ n विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? हाफ कॉमन ले लो और ओमेगा स्क्वायर भी ले लो यार, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, and this is equals to how much? Half I omega square, where I is the moment of inertia about the given axis, and here I similar to I वाला कंसेप्ट यार ध्यान रखना आप लोग कि I कंफ्यूज मत कर जाना अगर कहाँ से अबाउट पूछा जाए, कि I की वैल्यू चेंज जाती है ना एक्सिस के अकॉर्डिंग। सो I is moment of inertia about कौन सा एक्सिस? जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिल्कुल दैट वन। ओके बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकालना भी हम सीख गए हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो पॉइंट और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अब हमने कंसेप्ट सीख लिया है तो आई होप आपको वो समझ में आ जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है देखो ध्यान से। सो हियर आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट द कपल। सो स्माइला के चेहरे पे कपल का नाम सुनते हो, लेकिन ये बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है और यहाँ पे क्या पढ़ना है इसके बारे में ये बोला जाता है कि व्हेन अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग पैरेलल लाइन, acting along parallel line, ठीक है, acting along parallel line but different line of action। अब बोलो भैया इतना खतरनाक क्या लिख दिया?
ये बेसिकली क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं एक कोई भी रॉड ले लेता हूँ, है ना, तो बेसिकली जब आप ढक्कन खोलते हो, ये उसका एग्जांपल है, आप ये बोलते हो कि इस पे आपने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, और ये वर्टिकल नहीं है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा रखा हुआ है टिप में हाथ पे, ऐसे नहीं है, सॉरी, मतलब ऐसे नहीं है, ये ऐसा रखा हुआ है ना, दिस इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस कंडीशन में आपसे बोला जाए कि बताइए मुझे कि इसका कपल फोर्स अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा भैया, मेरा एफ नेट जीरो हो जाएगा, नेट ऊपर नेट नीचे। लेकिन अगर आपको इसका टॉर्क निकालना हो तो यहां से अगर यहां की लेंथ एल है तो कॉमन सी बात है, ये वाली भाई साहब एल बाई टू हो जाएगी और ये वाली भी एल बाई टू हो जाएगी। तो इस पॉइंट के अबाउट देखो क्या बोलोगे भैया, इट विल बी कैसा, एल बाई टू आर हो गया इंटू एफ, ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए देखो, इससे इधर की तरफ बढ़ाओगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मेरा ये फोर्स इधर है, इस पॉइंट से मैं लगा रहा हूं, तो राइट साइड बढ़ा के ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और इसके लिए भी देखो तो आप क्या बोलोगे, ये नीचे की तरफ है ऐसा मुझे दिख रहा है, सो इधर की तरफ हाथ मोड़ो, देखो ये भी कैसा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपका टॉर्क पूछा जाए इसमें, तो आप क्या बोलोगे भैया, इट विल बी एफ इंटू एल बाई टू एंटी क्लॉकवाइज प्लस एफ इंटू एल बाई टू एंटी क्लॉकवाइज। हाउ मच यू आर गेटिंग, एफ इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? सो टॉर्क कैन बी इंटरप्रेटेड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या फिर बिटवीन द देम, जो दो फोर्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वर्क डन बाय अ टॉर्क। कपल हो गया अपना। नेक्स्ट आइए, वर्क डन बाय टॉर्क। अगर मुझसे वर्क डन बाय टॉर्क पूछा जाए तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं कि वर्क डन इज बेसिकली भैया फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम बात कर डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें उस वाले वर्क की, कहाँ पे, लीनियर डायरेक्शन में जो हमने किया था। बट अगर मैं ये बोलूँ कि एक रिजिड बॉडी है, सो इसमें बोलूँ कि इसका एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ आपको। एक हमारे पास रिजिड बॉडी है, मैं ऐसा लेता हूँ, और उस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के लिए एफ फोर्स जो है acts at a perpendicular distance r। सो रिजिड बॉडी में F हमारा एक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r से एक्ट कर रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नाउ अगर आप ये बोले कि इस फोर्स जो कि ऐसा लग रहा है, इसके कारण जो बॉडी के एंगल में डेल्टा थीटा का चेंज आ गया, देन व्हाट कैन राइट अबाउट वर्क। तो आप बोलेंगे भैया वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स का एक चीज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे वर्क क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे एंगुलर हो जाएगा, फोर्स इनटू बेसिकली एंगल्स की बात हो जाएगी। तो बेसिकली आप इसको लिखेंगे भैया, इट विल बी रिटन एज एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, आर इंटू डेल्टा थीटा, एंड एफ इंटू आर इज हाउ मच, योर टॉर्क, सो टॉर्क डेल्टा थीटा। एफ डेल्टा एस था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ डेल्टा थीटा। सो वर्क डन इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप पावर की बात करें तो पावर वाज हाउ मच, एफ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, एफ वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। सो ये दोनों फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में बिल्कुल सचेत होकर रहिएगा इसके लिए, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है क्वेश्चंस में। सो वर्क डन इज एफ इंटू आर डेल्टा थीटा विच इज टाउ डेल्टा थीटा। तो बेसिकली एनालॉगी है ना यहाँ पे, जो मेरा एनालॉगी क्या है कि जो मेरा फोर्स है वो टॉर्क बन गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया, तो बेसिकली एंगल्स मेरे लगे। अभी दोनों भी आएगा आगे, ठीक है ना, ओके।
और लास्ट क्लास में भी तो उसके न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हमने सीखी थी वो उसको भी मैं कभी समराइज में लिख देता हूँ ताकि जब आगे क्वेश्चन पढ़े तो हमारा काम आए। क्या हो जाएगा, डबल स्टमक देखकर मैं उस पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइंड एज द रेट, वहां क्या था, सेकंड लॉ के न्यूटन का सेकंड लॉ का ही पोर्शन है ये भी, but rate of change of momentum, linear momentum is your force and the rate of change of angular momentum is your torque. ओके, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप बोले कि भैया थोड़ा सा और मुझे डेप्थ में जाकर समझाइए, सो डी एल बाई डी टी, एल की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, अभी लिखा था ना एल ऊपर, आई ओमेगा, एल वाज आई ओमेगा, सो डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। डायरेक्शन अपना सोच लो बेटा, डायरेक्शन कन्फाइन रखना आप लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, तो बेसिकली ये जो मेरा पॉइंट है ये वाला, आई होप यहाँ से इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं और इस वाले रिजल्ट को जो हमने लिखा है, इस वाले रिजल्ट को जो हमने लिखा है उसको मैं डाल दूं ब्रैकेट में। ओके, आगे अब इसको मैग्नीट्यूड में अगर बात करते हैं, अब अगर मैग्नीट्यूड में बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन वाले पार्ट पे काम नहीं करते, मैग्नीट्यूड वाले पार्ट पे काम करते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे भैया, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी, इसको डिफरेंशिएट, आई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा। देन बाय दिस कंसेप्ट टॉर्क वेक्टर इज हाउ मच, भैया टॉर्क वेक्टर इज आई इंटू अल्फा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट ऑफ दिस वन ऑल्सो। क्लियर है बच्चे, अब आगे आइए। तो अब क्वेश्चन क्या है, एक ग्राइंडस्टोन है, is in the form of a solid cylinder, has a radius of 5.5 meter and a mass of this one. What torque will bring it to rest from an angular velocity of 300 revolution per minute in 10 seconds? तो क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल ही है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डाटा को देखिए। और यहाँ पे ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट बोला है ना, बट मेरी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, तो आप क्या बोलेंगे भैया, इट विल बी 300 इंटू रेडियन में कितना हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 300 में 300 इंटू 2 पाई रेडियन अपॉन मिनट, तो 60 सेकेंड्स, सो इट विल बी 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। और इसे आप लेके कहां से आ रहे हैं, ब्रिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू एंड दिस वन ना, तो ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा, रेस्ट मतलब 0, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, सो 10 पाई माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 10, विच इज इक्वल्स टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट द टॉर्क, व्हाट यू विल से कि भैया अब आप क्या बोलेंगे कि टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, what is the value of moment of inertia, तो grindstone is the form of solid cylinder, solid cylinder का क्या होता है moment of inertia, it is about the axis, अगर आप देखें it is mr square by 2, same as that of the disk, तो आप क्या बोलेंगे भैया, I कितना हो जाएगा 50 into r, यानी 0.5 का होल स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा पाई। हाउ मच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप सॉल्व करिए, इसको कितना आ जाएगा, 2 से ये 25 टाइम्स जाएगा, एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे 0.5 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू डालेंगे आप, यू विल गेट इट एज 19.6 न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटिंग एट इतना, तो ये तो मैंने जो किया ये बेसिकली ए वाला पार्ट कर दिया। अब अगर बी वाले पार्ट पे देखें तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटिंग एट इतना, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी तो पढ़ा था ऊपर, इट विल बी हाफ इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई हो जाएगा
1/2 m is 50 into 0.5 का होल स्क्वायर mr²/2। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है आपका 10 पाई का होल स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग हाउ मच यू विल बी गेटिंग बच्चे? सो इट विल बी इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा 1/4, सो इट विल बी 2 का 25, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वन 10 का स्क्वायर 100, और पाई को अप्रोक्सीमेटली बेटा 3.14 का स्क्वायर, बेसिकली पाई स्क्वायर को ना अप्रोक्सीमेटली 10 भी बोल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह काम करेगा, तो यहाँ से सॉल्व करो एग्जैक्ट वैल्यू भी लेके, यू विल गेट योर आंसर एज 3084 जूल्स, विच इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द टॉर्क डेवलप्ड बाय एन एयरप्लेन इंजन हुज आउटपुट इज 2000 हॉर्स पावर, 2000 हॉर्स पावर at an angular velocity of 2400 revolutions per minute। सो अगर अच्छा ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, आपको ये बोल देंगे कि आपका ओमेगा कितना दिया हुआ है 2400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, उस पर्टिकुलर पे आपका है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे भैया, इट विल बी 2400 इंटू 2π/60 विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से हो गया ये 40, एंड यू विल गेट एज 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन बाय टॉर्क? तो कैलकुलेट द टॉर्क बाय आउटपुट इज 2000 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर है बेटा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले वॉट में, बेसिकली हॉर्स पावर इज फॉर पावर, सो 2000 हॉर्स पावर इज 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, सो 2000 into 746 watts, and what is the value of power? मैंने पढ़ा है आपको पावर क्या होता है भैया, इट इज टाउ, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी डॉट होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इज फोर्स की जगह टॉर्क, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं दैट भैया टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 746 अपॉन में 80 पाई, and after solving you will get it as 5937 Newton per meter, sorry I am sorry, Newton per meter नहीं होगा, I am sorry, टॉर्क है ना, न्यूटन मीटर होगा, it will be न्यूटन मीटर। अब जो कंसेप्ट पढ़ा आपने उसका एनालॉजी देखो यहाँ से, और बहुत आराम से आप उस एनालॉजी को मुझे लगता है समझ जाओगे। ट्रांसलेशनल मास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, linear displacement, angular displacement, velocity, angular velocity, acceleration, angular acceleration, linear momentum, angular momentum। बहुत ही बढ़िया। If no external force is applied, then linear momentum is conserved। क्या लगता है राइट साइड क्या लिखा होगा, if no external torque acts, then regular momentum, angular momentum is conserved। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं फोर्स, यहाँ दिखाते हैं आपका टॉर्क, यहाँ फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ टॉर्क इज आई इंटू अल्फा, force is dp by dt, torque is dl by dt। impulse, impulse यानी a force applied for a very small interval of time creates impulse, and integral f dt is your impulse। वैसे ही tau into dt will be your angular impulse। ये आगे काम आएगा, ये आगे क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा, अभी नहीं हुआ ये। वर्क डन, इज इट क्लियर? वर्क डन अभी जस्ट किया, अभी हमने क्वेश्चन इस पे और साथ में कंसेप्ट भी देखा, एफ एस, इसमें टाउ थीटा, इसमें पावर इज एफ वी, पावर इज टाउ ओमेगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हम बोले तो 15th वाला तो आपने देख ही रखा है बेसिकली इक्वेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं किसके ऊपर, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई है मैंने उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमारा, मेरा बेटा ये बोलता हूं कि मेरा एक ऐसा रॉड है जो वर्टिकली है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है फ्लोर पे, और इट इज फ्री टू मूव, इट इज
free to move, इस point के about hinge है and it is free to move about this point. So अब जब इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये जो रॉड है मेरा, है ना, इस रॉड के बारे में आपको बताऊं तो ये क्या हो सकता है, अगर इसको आपने इसके वर्टिकल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो ये हिल जाएगा, हिलने के बाद ये गिरेगा, मैं बोलता हूँ राइट साइड ये गिरने लगा। तो अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल या व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हेन rod becomes horizontal या मैं बोलूं it hits the floor। क्या बोलोगे इसमें कि भैया देखो ध्यान से, अच्छा ये रॉड का मास m है, ये लेंथ l है, थिन रॉड है अपना। अब जब ये रॉड फ्लैट होके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब ऐसा, तो बेसिकली इस कंडीशन में आप अगर देखो तो ये बोलोगे ना कि भैया और इसके पास ओमेगा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देयर विल बी अ लॉस ऑफ, तो पहले लॉजिक सीखते हैं कि यहां से यहां आया तो बेसिकली मास गिरता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती, क्यों, लॉस होता, तो बेसिकली सेम कंसेप्ट यहां भी है कि भैया देयर विल बी लॉस ऑफ कैसी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड भैया इट विल बी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा यार, देखो यहाँ पे दिस वन इज सेंटर, दिस वन इज दिस सेंटर, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आएगा मेरा पोटेंशियल उतना लॉस होगा ना। आप बोलोगे भैया यहां से मैं यहां का ले लूंगा mgl होगा, नहीं बेटा mgl नहीं होगा। बेसिकली आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऑब्जर्व करते हैं, सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है मेरा, ये इस हाइट से इस हाइट तक आया है ना, नीचे वाला तो गलत बना दिया मैंने, मुझे थोड़ा और सही बनाना चाहिए, तो मैं बोलूँ कि इसके लेवल में, और ये कितना है l/2। तो आप क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भैया, mg l/2, एंड इट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कौन सा, आई अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस रोटेट कर रहा है, एंड पे, एंड के अबाउट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई अबाउट एंड ऑफ द रॉड इज ml² by 3, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया है आपको। सो इट विल बी ml² by 3 इंटू ओमेगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, ओमेगा कितना आया, M से M कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 3g, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 3g/L का रूट अंडर। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है बेटा। अच्छा यही अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा रहता, सेम कंडीशन में मेरा क्वेश्चन ऐसा रहता कि इस बार सेम रॉड है मेरा, लेकिन ये थीटा एंगल इंक्लाइन हो गया, मतलब ये ऐसा आ गया। अब बताओ क्या होगा, तो जब ये ऐसे इस वे में आ गया तो आप बोलोगे कि भैया नाउ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, पहले कहाँ था भैया, यहाँ पे था, बेटा लॉस अभी भी आया ना, और मेंशन किया हुआ है कि ये एंगल है थीटा। So what is the value of omega if the rod has fallen by angle theta? अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप बोलेंगे भैया मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरा हाइट जो नीचे आया है वो कितना है, ये एक्चुअली में ये था लेवल, अब भैया यहाँ पे आ गया है तो बेसिकली ये हाइट का लॉस आया है। कैसे निकालेंगे इस हाइट को हम, तो उसको निकालने का अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू पता है तुम्हें, क्या है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू पता है कितनी है,
L/2 है। अच्छा, फिगर को मैं बड़ा कर देता हूं तो आई थिंक उस कंडीशन में ज्यादा समझ में आएगी मुझे चीजें। इसको मैं यहां पे लेकर आपको बड़े वे में विजुअलाइज करवाता हूं। ध्यान से देखो, तो ये पूरा L/2 है, और अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान से देखना, यहां से इसका सेंटर विथ दिस वन, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? थोड़ा सा लाइट बनाया है मैंने ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें ये वाली लेंथ क्या है, L/2, और ये थीटा। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ का कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा। समझ में आया? तो अगर आप इसको h मानते हैं तो आप क्या लिखेंगे भैया, h will be equal to m, basically h will be written as L/2 minus L/2 cos theta, which is L/2 1 minus cos theta, जो हमें यहाँ पे परफेक्टली समझ में आ गया। सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए मेरे साथ। अब हमें क्या समझना है, अब देखिए ध्यान से कि जब हमने इसको इस वे में कर दिया, तो अब मैं इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, अब मैं इक्वेशन को लिख सकता हूं mgh कितना आ गया, एल एच कितना आ गया, इट इज L/2 1 minus cos theta, which is loss in potential energy, equal to half ml square by 3 half I ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, दैट ओमेगा विल बी, m से m कैंसिल, l से एक पावर कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, 3g/l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रूट अंडर। ठीक है, और थीटा जो भी रखे उस वैल्यू को डाल दो, आंसर निकाल लो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का ओमेगा आप निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिनेरियो में। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे हमने रिलेशन देखा, यहाँ पे हमने एनालॉगी चेक की, और हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इस पे बेसिकली समझ लिए। अब एक मैं कंसेप्ट आज और बताना चाहूंगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट यूज करूंगा, और ये आपके क्वेश्चंस के बेस्ड पे है ये सारी चीजें। अब ध्यान से देखो, ये है क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ध्यान से देखो कि अगर आप अब क्वेश्चन करते हो ऐसा कि नाउ देयर इज अ पुली, तो इस पुली और पहले वाले पुली में अंतर क्या है कि नाउ दिस पुली हैज मास एंड रेडियस आर। अब इसका मास आ गया, और दोनों तरफ मैं फिर से इसमें लगा दे रहा हूं आपका वही m1, और इस साइड आपका लगा दिया m2। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के पुली में मास है, और दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग एंड पुली के बीच में देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं अगर एफबीटी, तो बेटा यहाँ पे पुली के अंदर अगर मास है तो उससे क्या चेंज आ जाएगा कंसेप्ट में, वहां कंसेप्ट में ये चेंज आएगा कि अगर पुली को आप अब लोगे और एफबीटी ड्रॉ करोगे, तो आपका जो m1 मास है उसके इधर अगर टेंशन T1 है, नीचे की तरफ m1g है, तो दूसरा मास m2 जो है उसके क्रॉस टेंशन T2 और मास m2g होगा। दोनों तरफ टेंशन अब सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नाउ द पुली इज ऑल्सो मूविंग विद द मास। यहाँ पे आपका फ्रिक्शन इनफ है, उसको मतलब पुली भी घुमा रहा है। और यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि m2 मेरा भारी है m1 से, अगर ऐसा दे दिया मैंने कि चलो m2 ग्रेटर देन m1 है,
तो कॉमन सी बात है, ये पुली कुछ ऐसा घूमेगा, हाँ या ना। और इस पॉइंट का जो टेंशन होगा वो होगा T2, और इस पॉइंट का जो टेंशन होगा वो होगा मेरा T1। समझ में आया? ओके। तो दोनों स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, लेकिन यानी आप ये बोलोगे कि भैया ये ए से नीचे जाएगा, ये भी ए से ऊपर जाएगा, और ये अगर ऐसे घूमेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमेगा। तो अब मुझे बेसिकली एक अल्फा और ए में रिलेशन भी निकालना होगा। तो ये हम तो बेसिकली एफवीडी सिखाना मेरा कंसेप्ट था, और ये कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। होमवर्क बस यही है कि इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करें और आपके अटैच जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करने की कोशिश करें, सॉल्व करें। यू विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है बच्चे, तो मिलता है अगले लेक्चर में। बाय।